वेलकम टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर हम कत्ल का टॉपिक पढ़ेंगे। कत्ल को हम किलिंग कहते हैं। ये जो टॉपिक है पीपीसी के अंदर आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। जो भी स्टूडेंट अभी रिसेंटली क्रिमिनल लॉ का सब्जेक्ट देने वाले हैं पेपर में, तो उनको ये कत्ल का टॉपिक लाजमी तैयार करना है। ये आता होता है पेपर में, ठीक है। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपकी स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट शो हो रहा है। जो भी स्टूडेंट मुझसे ये नोट्स खरीदना चाहता है, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आके मैसेज कर सकता है कि उनको ये नोट्स चाहिए, ठीक है। ये पेड नोट्स होते हैं। उसके साथ जो स्टूडेंट लाइक पास्ट पेपर्स के लिए आना चाहता है कि जिनको पास्ट पेपर्स चाहिए, तो मेरा फेसबुक पेज आपको दिख रहा है। इसमें मैंने सारे पास्ट पेपर्स एंड डिफरेंट किस्म की लॉ इन्फॉर्मेशन मैं इस पर चढ़ाती रहती हूँ। उसके साथ मेरा एक ग्रुप भी मौजूद है, बिल्कुल न्यू बनाया वो ग्रुप। तो उसके अंदर मैंने डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिखे नोट्स एंड टीचर्स के रिटन नोट्स और टीचर्स जो बुक्स रिकमेंड करती हैं पीडीएफ में, और जहाँ जहाँ से भी मुझे लॉ की बुक्स मिलती हैं वो सारी मैं उस ग्रुप में चढ़ा देती हूँ जैसे मुझे टाइम मिलता है, ठीक है। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन। Qatl means causing the death of a person. It's when one person kills another person. There are two main types of qatl: lawful, allowed by law, and unlawful, against the law. Lawful qatl can happen in three ways. अब देखें यहाँ पे सबसे पहले आपने कत्ल को एक्सप्लेन करना है कि कत्ल का मतलब है किसी इंसान को डेथ देना, causing the death of a person. कत्ल का मतलब है किसी इंसान को डेथ देना या किसी इंसान को मारना, उसको मौत देना को कहते हैं कत्ल। इज़ व्हेन वन पर्सन किल्स अनदर पर्सन। कत्ल का मतलब है कि एक इंसान दूसरे इंसान को जान से मार देता है, इसको हम कत्ल कहते हैं। कत्ल दो तरह से होते हैं। एक ऐसा कत्ल होता है जो लॉफुल होता है, जिसको लॉ ने खुद इजाज़त दी होती है कि आप किसी इंसान को मार सकते हैं। एक होता है अनलॉफुल, यानी कि ऐसा कत्ल जो जिसकी लॉ इजाज़त नहीं देता है, ठीक है। लॉफुल कत्ल कैन हैपन इन थ्री वेज। अब लॉफुल कत्ल कौन से, यानी कि लॉ ने किस चीज़ पे इजाज़त दी है कि आप किन किन चीज़ों पे लोगों को जान से मार सकते हैं। तो वो जो है तीन चीज़ें हैं कि अगर आपने किसी को गलती से मार दी, यानी कि अगर आप जानबूझ के किसी को नहीं मारना चाह रहे थे, लेकिन आप गाड़ी चला रहे हैं मिसाल के तौर पर रोड पे, ठीक है, और आपकी गाड़ी बहुत स्पीड से चल रही है और आपको नहीं पता कि सड़क पे एक औरत स्लो स्पीड में चल रही है, गलती से आप उसको टक्कर मार देते हैं और उसकी जान चली जाती है, तो इसको हम कहते हैं एक्सीडेंटल, यानी कि ऐसा कत्ल, ऐसी मौत जिसमें आपने जानबूझ के उस बंदे को मारने की कोशिश नहीं की। इसमें कहते हैं कि व्हेन समथिंग हैपन्स बाय मिस्टेक। यहाँ पे कह रहे हैं कि अचानक कुछ हो जाए गलती से, यानी कि किसी इंसान की डेथ हो जाए गलती से। या एक और भी इसमें एग्जांपल दे सकती हूँ कि अगर आप किसी राइड पे गए हुए हो, यानी कि जो फोर्टर स्टेडियम या ये जो झूले होते हैं ड्राउने जो हवा में उड़ते हैं इस तरह से ना, तो उस तरह के अगर आप झूलों पे बैठे हो और खुदा ना करे उसकी अगर चेयर खुली हो और आप वो झूला ऊपर घूम रहा हो और आप नीचे गिर जाओ, ठीक है, तो उस तरह से भी डेथ हो सकती है। और उसके अलावा और भी मेथड्स है डेथ के, जिसमें आप जानबूझ के अगले को नहीं मारते, अगला खुद ही मतलब मर जाता है क्योंकि उसके साथ एक्सीडेंट ऐसा पेश आ जाता है, गाड़ी के नीचे आ जाता है या कुछ भी ऐसा हादसा आ जाए, ठीक है। दूसरा है जस्टिफेबल, व्हेन इट हैपन्स फॉर अ गुड रीज़न लाइक सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पे आपके घर में कोई चोर आ रहा है और उस चोर ने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ है बहुत बड़ा सा, और वो चोर आपके घर में घुस के आपको मारने की कोशिश कर रहा है, और वही चाकू जो चोर के हाथ में था मुड़ के उस चोर को ही लग जाए, यानी कि वो आपको मारने की कोशिश कर रहा है चोर, ठीक है, उसके हाथ में चाकू है, आप अपने आप को बचाने की कोशिश करें और बचाते बचाते आपने चोर के हाथ से जो चाकू है वो उसी के पेट में घुस गया, यानी कि चोर के ही पेट में घुस गया उसी का चाकू, और आपने जानबूझ के नहीं मारा, लेकिन आपने अपने आप को बचाने के लिए चोर को पीछे पुश किया और चोर के हाथ से वही चाकू उसके पेट में लग गया। अब यहाँ पे देखो, आपने जान के तो नहीं मारा उसको, लेकिन हरकत ऐसी की उसने कि वो आपको मारने के लिए, आप अपने आप को बचाने के लिए आपने जो है पुश किया तो उसको चाकू लग गया, वो मर गया। तो इसको कहते हैं अपने आप को बचाने का मतलब है सेल्फ डिफेंस, ठीक है। तो अगर आप सेल्फ डिफेंस के लिए किसी को मार देते हो अपने आप को बचाने के लिए, तो वो कत्ल भी लॉ माफ़ कर देता है। उसके अलावा एक्सक्यूजेबल, व्हेन इट हैपन्स बिकॉज ऑफ सम मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस्टेक, यानी कि अगर आप किसी इंसान को मारने जा रहे हो और आपको नहीं पता ही वो इंसान है और गलती से किसी को मार देते हो, ठीक है, वो इंसान कोई और होता है, लेकिन आप मारना किसी और बहुत बड़े गैंग को जा रहे हो, यानी कि पुलिस जो है बहुत बड़ी खौफनाक सी गैंग है जो मुल्क में धमाके कर रही है, या टेररिस्ट के जो लोग हैं उसको मारने जा रही है पुलिस, ठीक है। अब खुदा ना करे बीच में कोई ऐसा इंसान भी मौजूद था उस टेररिस्ट ग्रुप में, जिसमें ऐसा इंसान था जो मासूम था, जिसको नहीं पता था कि वो उस ग्रुप में वो क्यों आया है, ठीक है, या वैसे ही रास्ते में चल रहा था, पुलिस ने गलती से उसको भी मार दिया जान से टेररिस्ट समझ के, तो इस टाइप के एक्सक्यूज़ को भी लॉ माफ़ कर देता है। लेकिन इसकी भी कहीं ना कहीं सज़ा होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने किसी इंसान को अनजाने में मार दिया है तो उसकी सज़ा मिलेगी, बट ज़्यादा सवीर सज़ा नहीं मिली। जैसे कि आप कत्ल करते हैं ना, उसकी सज़ा है मौत, लेकिन जो इस तरह की सज़ाएँ होती हैं ना, जिसमें आप जान के लिए अगले को मारते हैं और अगला जो है गलती से मर जाए, या
एक्सीडेंटली मर जाए या सेल्फ डिफेंस में मर जाए या आपने मारना किसी और को था मर कोई और जाए, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों पे सज़ा थोड़ी कम मिलेगी, ठीक है। जो दूसरी चीज़ है ना जिसमें आप कत्ल जानबूझ के किसी इंसान को जानबूझ के मारते हो, ठीक है, जानबूझ के मारते हो, जैसे कि ये जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको वो मारते हैं किसी इंसान को, तो ज़ाहिर ही बात है वो जब किसी को मारते हैं वो सोचते थोड़ी हैं, क्योंकि वो क्रिमिनल्स होते हैं तो उनको सज़ा दी जाती है, तो उनकी सज़ा डेथ भी होती है, डेथ पनिशमेंट्स उनको मिलती हैं ऐसे क्रिमिनल्स को। तो यहाँ पे क्या ये रही हूँ कि इस टाइप की जो हरकतें हैं, अगर इस तरह के हादसों की वजह से अगर किसी का कत्ल हो जाए तो सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन लॉ उन लोगों को फिर भी कहीं ना कहीं माफ़ भी कर देगी, उन पर सज़ा थोड़ी कम लगाएगी, ठीक है, जब आप किसी को गलती से मार दो, ठीक है। बाकी रेलेवेंट सेक्शंस आते हैं, इसमें बहुत सारे रेलेवेंट सेक्शंस हैं, आपको जितने याद रहता है कि आप उतने याद रख लें। यहाँ पे बहुत से सेक्शंस हैं। ये सेक्शन 300 से शुरू होता है और सेक्शन 322 तक जाता है। बहुत से सेक्शन देखिए, सेक्शन 300, 301, 302, 303A, 303B, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320 and 32 section 1 and section 321। आई थिंक ये 32 नहीं है, ये सेक्शन 321 है और सेक्शन 322, गलती से 1 इधर आ गया, ठीक है। तो ये बहुत सारे सेक्शंस हैं, ये सारे के सारे सेक्शन 300 वाले हैं, ठीक है। तो ये टोटल 300 से स्टार्ट होके 322 तक जाते हैं। अगर आपको ये सारे सेक्शन लिखने नहीं है, अपनी अगर आसानी देखना चाहते हैं तो ये सारे सेक्शन लिखने की बजाय आप लिखेंगे ये सेक्शन 300 से लेके 322 तक है ऑफ पीपीसी, सही है, इस तरह कर दें, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको डिटेल से लिखना है तो इस तरह से लिख दें जैसे मैंने लिखा, अगर आपको बारीकी में नहीं जाना तो उस तरह से लिख दें जैसे मैंने लिखा 300 to 322 कर दें, ठीक है। ये सारे सेक्शन जो थे ये पीपीसी वाले जो हैं ये कत्ल के बारे में बताते हैं, और कत्ल लॉफुल कौन सा है, अनलॉफुल कौन सा है, उनकी पनिशमेंट्स कौन सी, ये सारी चीज़ें आपको इन्हीं सेक्शंस में मिलेंगी। हम बारीकी से इन सेक्शंस को आगे समझेंगे, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट लॉज, किसास एंड दियत ऑर्डिनेंस 1997, क्रिमिनल अमेंडमेंट 1997 एंड 2004। बेसिकली ये जो चीज़ यहाँ लिखी है ना इस जगह पे, इसमें यह बताया जा रहा है कि कत्ल के बारे में किसास एंड दियत के ऑर्डिनेंस में भी बताया गया है। कत्ल के बारे में आपको क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स 1997 से लेकर 2004 के इस एक्ट में भी बताया गया। तो यहाँ पे क्या ये रहेंगे कत्ल के बारे में बहुत डायनामिकली बहुत ज़्यादा हर जगह पे बताया गया। एक तो ये सेक्शंस मौजूद हैं, उसके साथ साथ ये चीज़ें भी मौजूद है जिसमें कत्ल के बारे में बहुत बारीकी से बताया गया है, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट हेडिंग में मूव ऑन करेंगे। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ अनलॉफुल कत्ल के बारे में जानेंगे कि कौन से कत्ल ऐसे हैं जो अनलॉफुल हैं। यानी कि अनलॉफुल कत्ल का मतलब है कि आप किसी इंसान को मर्डर करते हो, जानबूझ के जान से मार देते हो, वो कत्ल को लॉ अलाउ नहीं करता। लाइक लॉ आपको इजाज़त नहीं देता किसी भी इंसान को जानबूझ के जान से मारने का, ठीक है। तो यहाँ पे तकरीबन 4 टाइप के कत्ल हैं जो अनलॉफुल होते हैं। सबसे पहला है कत्ल इमाद। कत्ल आई अमाद भी बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं, बट इसको नॉर्मली कहा जाता है कत्ल अमाद, ठीक है। मर्डर विद द इंटेंशन टू किल। अब कत्ल अमाद का मतलब है कि आप किसी इंसान को जानबूझ के मार रहे हो, आपकी इंटेंशन ही यही थी कि इस इंसान को जानबूझ के मारा जाए, इसको जान से ही मार दिया जाए, ठीक है। ये होता है कत्ल अमाद। कत्ल शिबे अमाद, आप कत्ल शिबे अमाद भी कह सकते हैं, शिबे अमाद भी कहते हैं, ठीक है। When someone causes death by harming another person but without meaning to kill। तो यहाँ पे कत्ल शिब अमाद थोड़ा डिफरेंट होता है। कत्ल शिब अमाद का मतलब है कि कोई इंसान किसी और इंसान को मारता बहुत ज़्यादा है, कि इस हद तक वो उसको मारता है कि उस बंदे की जान चली जाती है। यानी कि यहाँ पे कत्ल शिब अमाद में वो जो इंसान जो दूसरे इंसान को इतना ज़्यादा मारता है उसकी इंटेंशन नहीं होती कि इसकी जान चली जाए, लेकिन वो इतना ज़्यादा उसको मार देता है कि अपने आप ही वो बंदा मर जाता है मार खा खा के, ठीक है। इस चीज़ को हम कहते हैं कत्ल शिब अमाद। अगली हेडिंग है कत्ल खता, किलिंग बाय मिस्टेक। देखो खता से ही पता चल जाता है कि मिस्टेक है। खता हम नॉर्मली यूज़ करते हैं गलती के लिए, खता, ये मुझसे खता हो गई है। अक्सर आपने सुना होगा लोगों के मुंह से, खता मीन्स कि मुझसे गलती हो गई है। तो इस तरह से भी आप कत्ल खता को याद रख सकते हैं कि कत्ल खता का मतलब है कि ऐसा कत्ल जो आप जानबूझ के नहीं कर रहे थे और गलती से हो जाए, ठीक है। यानी कि आप गलती से किसी का मर्डर कर दो तो उसको हम कहते हैं कत्ल खता। कत्ल बिस सबब, किलिंग बाय एन अनलॉफुल एक्ट बट नॉट इंटेंडिंग टू हार्म एनीवन। यहाँ पे कह रहे हैं कि आप किसी इंसान को अनलॉफुल एक्शन करते हुए किल कर दो, लेकिन आपकी इंटेंशन नहीं थी उस बंदे को जान से मारने की। यानी कि मिसाल के तौर पर एक बंदा चोरी कर रहा है, चोरी करना क्या चीज़ है, अनलॉफुल हरकत है,
कानून चोरी करने को मना करता है और आप चोरी कर रहे हो और आपको कोई बंदा रोक रहा है, आप जो बंदा आपको रोक रहा है ना, आप उसको धक्का देते हो। जब आपको उसको धक्का देते हो वो ऐसी जगह जाके गिरता है जहाँ पे बहुत ही ऐसी चीज़ें पड़ी होती है कि उस जगह पे जाके गिरता है, वो मर जाता है ऑन स्पॉट, ठीक है, क्योंकि उसने आपको कत्ल करने से रोका। आप जो एक्शन कर रहे थे वो अनलॉफुल है और आपने जानबूझ के उस बंदे को नहीं मारा, लेकिन आप जो हरकत करते हैं वो अनलॉफुल है और आपको कोई रोक रहा है और आपने उसको धक्का दिया और आपकी हरकत से दूसरा बंदा मर गया, ठीक है। यानी कि आप हरकत अनलॉफुल कर रहे हो और आपने उस अनलॉफुल हरकत करते हुए किसी इंसान की जान ले ली। आपकी इंटेंशन नहीं थी उसको मारने की, बट उस इंसान की जान चली गई। या एक और एग्जांपल देती हूँ कि अगर रॉबरी हो रही है कहीं पे, रॉबरी, बहुत सारे डकैत आ गए हैं और कहीं चोरी कर रहे हैं, उनको कोई एक बंदा भी अगर रोकने की कोशिश करेगा तो उनमें से कोई एक भी डकैत उस बंदे को गोली मार सकता है, इसलिए ताकि वो उनको चोरी करने से रोके ना। तो यहाँ पे वो अनलॉफुल हरकत करें, यानी कि लॉ ने चोरी करने को, रॉबरी करने से मना किया और वो इस चीज़ को हम अनलॉफुल कहते हैं। तो अगर वो अनलॉफुल हरकत कर रहे हैं तो कोई उनको रोकेगा या समझाएगा ये चीज़ ना कर, तो उनकी अगर वो जान ले लेते हैं तो उनकी जान लेना उनकी टेंशन नहीं थी, उनकी टेंशन थी कि वो चोरी करें। तो जहाँ पे उन्होंने अनलॉफुल हरकत करते हुए किसी की जान ले ली तो ये चीज़ भी लॉ इजाज़त नहीं देगा कि ठीक है, इस चीज़ में आप ये नहीं कह सकते कि हम तो चोरी करे थे, हमने गलती से इंसान को मार दिया, लॉ माफ़ आपको बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि आप जो हरकत करें वो भी अनलॉफुल है, ऊपर से आपने एक इंसान की भी जान ले ली, ठीक है। तो ये सारा था टाइप्स। अब ये टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अलग से भी आ सकते हैं, आपको एग्जाम में अलग से भी वो पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ दी कत्ले अमाद, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं मैम कि अगर ये जो टाइप्स है अगर अलग से हमसे पूछ ली गई तो हमें पेपर कैसे लिखना है। पेपर लिखने से पहले भी आपने क्या करना है, अपने आंसर के अंदर कत्ल को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है। जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में कत्ल को एक्सप्लेन किया था, आपने प्रॉपर्ली कत्ल को एक्सप्लेन करना है और आपने ये भी बताना है कि कत्ल कौन से टाइप के होते हैं, अनलॉफुल भी होते हैं, लॉफुल भी होते हैं, ठीक है, जैसे सारा इस वीडियो में है। फिर सारी टाइप्स आपने इसी तरह एक्सप्लेन कर देनी है। फिर उसके बाद जैसे उन्होंने सवाल में अगर आपसे कत्ले अमाद पूछे, फिर आप कत्ले अमाद किस तरह से हेडिंग दे दो, फिर उसके बाद कत्ल शिप की हेडिंग दे दो, फिर कत्ले खता की, फिर सबकी हेडिंग्स दे के एक्सप्लेन करो। आपको अपने आंसर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है उनके लिए, आपने बस देखना है वो आपसे पूछ क्या रहा है। अगर वो आपसे पूछ रहे हैं डिफाइन द कत्ले अमाद, व्हाट इट इज़ और हाउ इट इज़ डन वगैरह वगैरह, आपने एज इट इज़ जो आंसर यहाँ लिखा गया यही आंसर एज इट इज़ उठा के आप लिख देंगे, इंशाल्लाह आपको आराम से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर देखेगा कि आपको क्या टाइप्स पता है कि नहीं, आपकी मर्ज़ी, आप डायरेक्ट टाइप्स को ही इंट्रोडक्शन में डाल के लिख लो या चाहो जिस तरह से मैंने इंट्रोडक्शन दी इस तरह से भी लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ यही देखेगा कि क्या आपको कत्ल का मतलब पता है, क्या आपको कत्ल की टाइप्स का पता है, मतलब वो बस ये चीज़ देखेगा, ठीक है। तो इसलिए जिस तरह से मैंने ये नोट्स लिखे गए इसी तरह भी आप लिख लें तो आपके आराम से मार्क्स आ जाएंगे। बेशक वो आपसे अलग पूछें कत्ले अमाद का, तब भी आपने आंसर इसी तरह ही लिखना है। अब आपने टाइप्स एक्सप्लेन कर दी, टाइप्स एक्सप्लेन करने के बाद आपने सारी टाइप्स को आगे जाके हेडिंग्स में लिखना है, फिर हेडिंग वाइज उनको एक्सप्लेन करना है सब टाइप्स को बहुत बारीकी से। तो अब मैं कत्ले अमाद को बहुत बारीकी से एक्सप्लेन करूँगी। अब कत्ले अमाद के साथ हम सेक्शन भी डाल देंगे। कत्ले अमाद सेक्शन 300 में आएगा। ये सेक्शंस प्लीज़ लाजमी याद रखें, सेक्शंस के मार्क्स होते हैं, सेक्शंस को लाजमी आप हेडिंग के साथ लिखा करें। हेडिंग के साथ जब आप लिखते हैं तो एग्जामिनर देखते हैं कि स्टूडेंट ने कितनी अच्छी तरीके से सेक्शन वाइज तैयार किया हुआ टॉपिक को, ठीक है। कत्ले अमाद आपने लिख दिया, इस साथ में आपने लिख देना मर्डर ऑफ विद अटेंशन, यानी कि कत्ल अमाद का मतलब है कि आप किसी इंसान को मर्डर करते हो गलत नीयत के साथ, यानी कि आपकी नीयत ही यही होती है कि मैं इस इंसान की जान ले लूँ, ठीक है, इसको कहते हैं विद इंटेंशन, ठीक है। फिर हमने सेक्शन डाल दिया, फिर हमने लिखना है समवन किल्स अनदर पर्सन बिकॉज दे वांट टू कॉज देयर डेथ और हार्म एंड दे डू समथिंग दैट इज़ लाइकली टू कॉज अ डेथ इज कॉल्ड अ कत्ले अमाद। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक इंसान किसी इंसान को मारने की कोशिश कर रहा है और उसकी नीयत ही यही थी कि उस इंसान की जान ले ली जाए, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कत्ले अमाद, ठीक है। एग्जाम्पल भी आप इसमें डाल सकते हैं, इफ़ पर्सन ए शूट्स पर्सन जी बिकॉज दे वांट टू किल देम एंड जी डाइज ए इज़ गिल्टी ऑफ कत्ले अमाद। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ए इंसान है, ए है, वो जी को गोली मार देता है, शूट कर देता है, इसलिए शूट करता है क्योंकि ए चाहता है जी मर जाए, ठीक है। ए ने क्या किया, ए ने कत्ले अमाद किया, ठीक है। ये चीज़ आपने एग्जाम्पल में दे देनी है। फिर आपने कत्ले अमाद के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का जिक्र करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कत्ले अमाद के क्या है कि इसमें इंटेंशन होना बड़ा ज़रूरी है, यानी कि आपकी नीयत होना बहुत ज़रूरी है। इसको हम कहते हैं नीयत या पर्पस, आपका मकसद था, आपका पर्पस था कि हम इस इंसान की जान ले लें, इसको हम कत्ले अमाद कहते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कत्ले अमाद का। तो पर्सन मस्ट हैव द इंटेंशन टू किल और सीरियसली हार्म द अदर पर्सन, यानी कि जो इंसान मारने जा रहा है उसकी इंटेंशन होनी चाहिए कि वो उसको मारने जा रहा है, ठीक है, और उसके पास नॉलेज भी होना चाहिए कि उसकी जान लेगा। द पर्सन मस्ट नो देयर एक्शन विल प्रोबेबली कॉज डेथ, और जो इंसान जान से मारने जा रहा है उसको पता हो कि जो वो हरकत करने जा रहा है उससे उसकी जान जाएगी, यानी कि वो बेवकूफ़ इंसान ना हो, लूनाटिक ना हो। लूनाटिक नॉर्मली उन लोगों को कहा जाता है जिनका दिमाग कम होता है, जिनको नहीं पता चलता कि वो क्या एक्शंस कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। तो जो इंसान जिसको अकल समझ हो कि वो जो एक्शन करने जा रहा है उससे किसी की जान जाएगी, उसको पता हो, तो ऐसा ही इंसान को हम कत्ले अमाद के इल्ज़ाम में
जो है सज़ा देंगे। लेकिन अगर उस इंसान को नॉलेज ना हो जो वो करने जा रहा है वो क्या है, उसको नहीं पता हो कि वो क्या करने जा रहा है, तो ऐसे इंसान के ऊपर सज़ा भी डिफरेंट तरह की लगेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें दो यहाँ पे जो लिखी है ये आपको याद रखनी है। ठीक है, आपने पॉइंट्स ये लाजमी डालने से मार्क्स में इंक्रीज़ आएगा, क्योंकि एग्जामिनर देखेगा कि कितना अच्छे स्टूडेंट ने तैयारी की थी, कि स्टूडेंट ने दोनों पॉइंट्स का बहुत अच्छे से जिक्र किया। फिर हमने पनिशमेंट बताने की कत्ल अमात की क्या सज़ा मिलती है लोगों को। तो पनिशमेंट कैन बी डेथ, किसास, लाइफ इम्प्रिजमेंट और इम्प्रिजमेंट फॉर अप टू 25 ईयर्स। यहाँ पे कत्ल अमात की 3 तरह की इन्होंने पनिशमेंट्स बताई है। पहली पनिशमेंट है कि डेथ मिल जाती है। किसास में बताया जाता है कि जो इंसान कत्ल अमात करता है उसको डेथ दी जाएगी, यानी कि मौत की सज़ा मिलेगी। उसके अलावा उसको पूरी ज़िंदगी की कैद मिल जाएगी। अगर डेथ उसको नहीं मिलती तो उसकी जगह उसको पूरी ज़िंदगी की इम्प्रिजमेंट मिल जाएगी, जेल में रहेगा पूरी ज़िंदगी के लिए, अगर उसको मौत की सज़ा नहीं मिलती। अगर उसको मौत की सज़ा ज़्यादा नहीं मिली तो उसकी जगह उसको कम से कम 25 साल की सज़ा लाजमी मिलेगी, यानी कि वो 25 साल तक जेल में रहेगा। ठीक है, अगर वो पूरी ज़िंदगी नहीं रह सका तो 25 साल तक उसको जेल में रखा जाएगा। अब ये जो चीज़ें हैं ये कोर्ट देगी, यानी कि जो कोर्ट है ना उसकी मर्ज़ी है कि वो डेथ की सज़ा दे दे, उसकी मर्ज़ी है कि कोर्ट की कि वो उसको मौत की सज़ा देते पूरी ज़िंदगी की। यानी कि अगर पूरा बंदा पूरी ज़िंदगी जेल में रह रहा है तो ज़ाहिर बात उसने उधर ही मर जाना है ना जेल में, या फिर कोर्ट जो है उसको जेल में सिर्फ 25 सालों तक रखे। ये कोर्ट की अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन जो सज़ा है वो यहाँ पे लिख दी गई है। ठीक है, अब आता है किसास। किसास के बारे में हमने थोड़ा बताना है। किसास मीन्स द पनिशमेंट शुड मैच द क्राइम। किसास कहता है कि जो आपने हरकत की है उसी की सज़ा उसको मिले, ये किसास सिखाता है। अब ज़ाहिर बात है अगर किसी इंसान ने जान ली है किसी की तो उसकी सज़ा भी मौत होगी। ठीक है, कि उसने जिस इंसान की जान ली तो उसकी अपनी भी जान जानी चाहिए ना, ये किसास सिखाता है हमें। इफ़ समवन किल्स अनदर पर्सन दे कैन बी पनिश्ड इन द सेम वे लाइक बीइंग किल्ड इफ़ दे मर्डर्ड समवन। If this isn't possible, the punishment might be different, but it must match the seriousness of the crime। यहाँ पे किसास है तो पहले हमें ये बता दिया कि जो बंदा ने जुर्म किया है उसको उसी हिसाब से सज़ा मिले। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी कहा कि इफ़ दिस इज़ंट पॉसिबल, यानी कि अगर कोर्ट को लगा कि इस बंदे को ये सज़ा देना, यानी कि मौत की सज़ा देना पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, तो कोर्ट क्या करेगी, उसको ऐसी सज़ा देगी जो उसके जुर्म के साथ मैच करे। ये हमें किसास सिखाता है इस लाइन में। ठीक है, कि जो पनिशमेंट दी जाए वो ऐसी होनी चाहिए कि वो उसके जुर्म के साथ मैच कर सके। अगर उसने किसी इंसान को मिसाल के तौर पे शूट नहीं किया, मारा है उसको बहुत ज़्यादा, जिस्म पे बहुत ज़्यादा मारा है कि वो मार खा के मर गया, तो किसास क्या होगा कि ठीक है आप इसको डायरेक्टली गोली ना मारे इस बंदे को जिसने दूसरे बंदे को मार के जान से मार दिए। कोर्ट क्या कहेगी, जिस बंदे ने मारा था ना दूसरे को, कोर्ट कहेगी कि इस बंदे को भी पुलिस इतना मारे कि इसकी जान ही निकल जाए। यानी कि जो इंसान ने हरकत की है उसको वो वाली सज़ा मिल जाए। अगर कोर्ट को लगा कि कोर्ट कहेगी कि ओहो हमारे पास उतने बंदे नहीं मौजूद जो उसको मार सकें, कोर्ट कहेगी ठीक है इसको गोली मार दो। ठीक है, यानी कि देखो एक इंसान है ना, किसास कहता है कि इस इंसान ने अगर गोली मारी है तो उसको गोली मार दी जाए ताकि इसको वही सज़ा मिले जो इसने दूसरे को दी है। उसके अलावा अगर इस इंसान ने किसी और इंसान को इतना ज़्यादा पीटा है कि उस बंदे की जान चली गई है, तो ऐसी सिचुएशन पे कोर्ट कहेगी कि इस बंदे को भी पीटा जाए। अगर कोर्ट को लगा इसको पीटना मुश्किल है कि मरेगा नहीं, तो कोर्ट कहेगी कि ठीक है बजाय इसको पीटने के इसको फांसी दे दें आप, या गोली मार दें या फांसी दे दें, कोई और इसको सजा दें जो कि इसकी अपनी हरकत से मैच करे। ठीक है, यानी कि किसास कहता है कि इसकी जो पनिशमेंट है वो भी वैसी ही हो जैसे इसने हरकत की थी। ठीक है, आगे आते हैं हु कैन आस्क फॉर किसास। वली, द फैमिली ऑफ द पर्सन हु वाज किल्ड can ask for qisas. If the family doesn't want qisas, the government can take action। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो फैमिली है ना, यानी कि जो बंदा मर चुका है ना उसकी फैमिली के लोग किसास की डिमांड कर सकते हैं। अगर फैमिली के लोग किसास की डिमांड नहीं करते तो गवर्नमेंट खुद ही किसास की डिमांड कर सकती है। गवर्नमेंट खुद ही टेक एक्शन करेगी, यानी कि एक्शन लेगी और उस बंदे को सज़ा देगी। ठीक है, अगर फैमिली के लोग कहते हैं ठीक है हम नहीं करते, हमसे नहीं होगा, तो गवर्नमेंट खुद ही फिर एक्शन लेगी और ऐसे मुजरिम को सज़ा देगी। सही है, अब आता है कत्ले शिबे अमाद। अब जितना भी हमने पढ़ा था कत्ले अमाद के बारे में वो सारा ख़त्म हो गया। अब हमने दूसरी काइंड पढ़नी है कत्ले शिबे अमाद। इसका मतलब है किलिंग बाय हार्म विदाउट इंटेंशन टू किल, यानी कि आप किसी इंसान को आपका मकसद होता है अगले बंदे को मारना। मारने का मतलब ये है कि उसको मुक्के मारना, मुंह पे मारना, थप्पड़ मारना, लेकिन आपकी इंटेंशन नहीं थी कि वो बंदा मर जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी वो मर जाता है कि उसको इतनी मार पड़ती है। ये हमें सेक्शन 315 PPC में बताया गया है। If someone harms another person like hitting them and the harm caused death but they didn't mean to kill the person, it is called the कत्ले शिबे अमाद। यानी कि आपका मकसद ये था, या किसी और एग्जांपल देती हूँ कि कोई और बंदा है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा मारता है किसी को
कि वो बंदा जान से ही चला जाता है, यानी कि उसको इतनी मार पड़ती है उस बंदे को कि वो मर ही जाता है। लेकिन उसकी टेंशन, जो बंदा मारा था उसकी टेंशन नहीं थी कि उसकी जान जाए, उसका सिर्फ मकसद ये था कि उसको मार पड़े। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कत्ले शिबे अमाद। एग्जाम्पल आप इसमें डाल दें, पर्सन ए हिट्स पर्सन जी विद अ स्टिक, यानी कि जो ए है वो जी को स्टिक के साथ या डंडे के साथ मारता है। एंड इवन दो इट वाजंट मेंट टू किल जी, यानी कि ए ने इस नीयत से नहीं मारा जी को कि इसकी जान चली जाए, बट फिर भी जी की जान चली जाती है ए ने जब उसको स्टिक से मारा। तो ए किस चीज़ के लिए गिल्टी हुआ? एक गिल्टी होगा कत्ले शिबे अमाद के लिए, सही है, या आमंद के लिए, कत्ले शिबे आमंद, सही है। पनिशमेंट फॉर कत्ले शिबे आमंद, बहुत लोग इसको कत्ले शिब ए आमद भी कहते हैं, कुछ लोग इसको कत्ले शिब आमद भी कहते हैं, आई को साइलेंट करते हैं, बट आपकी मर्जी, आप इसको कत्ले शिब ए आमद भी कर सकते हैं, ठीक है। द पनिशमेंट कैन बी दियत, मनी पेड टू द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड और इम्प्रिजमेंट फॉर अप टू 25 ईयर्स। यहाँ पे कहते हैं कि जो पनिशमेंट है वो दियत की शक्ल में मिलेगी। दियत का मतलब है कि जिस इंसान ने जान से मार दिया अगले बंदे को मार के, तो वो इंसान उस बंदे की फैमिली को पैसे देगा, यानी कि जो बंदा मर गया है जिसने मार खाई है उस बंदे की फैमिली को पैसे मिलेंगे, दियत मिलेगा, ठीक है। अगर वो पैसे नहीं देना चाहता तो उस बंदे को फिर जेल में रहना पड़ेगा तकरीबन 25 सालों तक, ये पनिशमेंट है। आगे कत्ले खता। अब यहाँ पे कत्ले खता की टाइप शुरू हो जाती है। अब कत्ले खता के बारे में हम पढ़ने लगे। कत्ले खता का मतलब है गलती से किसी इंसान को मार देना। ये सेक्शन 318 में मौजूद है पीपीसी के। इफ़ समवन एक्सीडेंटली कॉजेज द डेथ ऑफ अनदर पर्सन लाइक बाय मेकिंग अ मिस्टेक, इट इज़ कॉल्ड अ कत्ले खता, कि आप किसी इंसान को गलती से मार दो, इस चीज़ को हम कहते हैं कत्ले खता, ठीक है। एज इट इज़, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वैसे आपने इसको सन अल्फाज में लिख देना है कि ये चीज़ कत्ले खता होती है। फिर आपने इसमें भी एग्जांपल डाल देनी है। आपने इसमें लिखना है, इफ़ अ पर्सन ए शूट्स एट अ डियर बट मिसेस एंड एक्सीडेंटली किल्स पर्सन जी, दिस इज़ कत्ले खता, यानी कि जो ए है वो एक डियर को, एक हिरन को गोली मार रहा था, लेकिन वो गलती से गोली हिरन को लगने की बजाय किसी इंसान को लगी। वो इंसान का नाम है जी। यहाँ पे उस ए ने जानबूझ के जी को गोली नहीं मारी, बल्कि उसका निशाना एक हिरन थी। तो यहाँ पे ए ने क्या किया? ए ने कत्ले खता कर दी। इस तरह से एग्जाम्पल आप डाल दें। फिर पनिशमेंट आपने बतानी कत्ले खता की। द पर्सन रिस्पॉन्सिबल मस्ट पे दियत, यानी कि जिस इंसान ने मार डाला है किसी को गलती से, तो उसको फैमिली को दियत देनी चाहिए, यानी कि उस इंसान की फैमिली को जिसको मार दिया गया है उसको वो पैसे दे, ठीक है। अगर वो पैसे नहीं देगा तो उसको 5 सालों की जेल मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ भी लिखी गई है कि एंड माइट ऑल्सो फेस इम्प्रिजमेंट, यानी कि वो दियत देने के साथ साथ, पैसे देने के साथ साथ भी उसको जेल मिलेगी, यानी कि वो पैसे भी देगा और उसको 5 सालों के लिए जेल भी रहना पड़ेगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारा कत्ले खता ख़त्म हो जाता है और कत्ले बिस सबाब शुरू हो जाता है, जिसको कहते हैं अनलॉफुल एक्ट लीडिंग टू डेथ। सेक्शन 321 पीपीसी में मौजूद है। If someone does something wrong like digging a dangerous hole and someone dies because of it, it's called कत्ले बिस सबाब। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक इंसान एक बहुत ही खौफनाक होल खोद रहा है, एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहा है और वो गलत चीज़ कर रहा है, और जिसकी वजह से दूसरा इंसान चल के आ रहा है उस गड्ढे में गिर के मर जाता है। तो जिस इंसान ने उस गड्ढे को बनाया उस इंसान के ऊपर कत्ले बिस सबाब की क्लेम लगेगा, ठीक है। इसमें आप एग्जांपल डालेंगे, इफ़ पर्सन ए डिग्स अ होल इन द स्ट्रीट एंड पर्सन बी फॉल्स इन इट एंड डाइज, दिस इज़ कत्ले बिस सबाब, यानी कि ए ने एक स्ट्रीट के ऊपर बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया है और जो बी है उस गड्ढे में गिर के मर गया, तो ए के ऊपर इल्ज़ाम लगेगा कत्ले बिस सबाब का। अब पनिशमेंट क्या है इसको मिलेगी ए को? द पर्सन रिस्पॉन्सिबल विल पे दियर टू द फैमिली ऑफ द पर्सन हु डाइड, और जो इंसान मर गया है ना उस इंसान की फैमिली को दिया जाएगा, यानी कि पैसे मिलेंगे। अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स, अब इस कत्ले बिस सबाब में क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं? कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंस। Some crimes can be forgiven if the victim's family agrees. This is called compounding. However, some crimes like murder cannot be forgiven. यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ ऐसे क्राइम्स हैं जैसे कि किसी इंसान को गलती से मार देना या कोई गड्ढे में गिर गया है, कत्ले बिस सबाब हो गया। ऐसे मामलात में जो उस बंदे की फैमिली है ना वो उस बंदे को माफ़ कर सकती है, लाइक जिस बंदे ने गलती से मार दिया उसको माफ़ी मिल सकती है, ठीक है। इस तरह के मामला को हम कहते हैं कंपाउंडिंग। लेकिन जहाँ पे जानबूझ के किसी इंसान को मर्डर किया गया हो ना, तो जहाँ पे जानबूझ के मर्डर किया गया हो वहाँ पे कंपाउंडिंग नहीं होती, वहाँ पे फैमिली माफ़ी नहीं देती, ठीक है। When qisas is not applied, if the offender is a child insane or the victim is the offender's own child, then qisas cannot be applied.
यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर जिस बंदे ने जुर्म किया है वो बंदा एक बच्चा है या कोई मेंटली तौर पर ठीक इंसान नहीं है, इंसेन है, या वो इंसान जो ऑफेंडर है, या वो इंसान खुद ही जिस बंदे ने जुर्म किया है उस बंदे को ऑफेंडर कहते हैं, उस टाइम ने अगर बच्चे को मार दिया है तो ऐसे मामलात में किसास जो है अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अब हमारे पे लिखा है समरी ऑफ द पनिशमेंट, यानी कि जितनी भी हमने पनिशमेंट्स पढ़ी थी उनको आपने कंक्लूजन में लिखना है। समरी ऑफ द पनिशमेंट की जगह आप कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। इसमें हमने कत्ल इमाद के बारे में बताना है कि ये डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट इसमें मिलती है। कत्ल शिब इमाद हराम लीडिंग टू डेथ, इसमें आपने लिखना है मनी दियत और अप टू 25 ईयर्स ऑफ जेल। कत्ल खता के हम कहते हैं एक्सीडेंटल किलिंग, इसमें हमने बताना है कि इसमें पैसे दिए जाते हैं और साथ में 5 साल की जेल मिलती है। कत्ल बिस्सबाब में आपने बताना है कि इसमें दियत दी जाती है। ठीक है, तो आप कंक्लूजन मिस्टर से भी लिख सकते हैं या जितना कुछ हमने ऊपर लिखा उसको सारा ही शॉर्ट करके लिख दें। ठीक है, इतना ही था इस वीडियो में। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड यहाँ पे एक स्क्रीन पे आपको एक वीडियो दिख रही है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे ये प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने सारे PPC के जितने भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट वो सारे इसमें डाले हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।